हेलो बच्चों, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल स्ट्रगल एकेडमी में। मैं मिथिलेश सर। आज क्लास 10th का ये लेसन नंबर 1 है, वास्तविक संख्या, जिसका ये लेक्चर नंबर 4 है मेरा। इसके पहले मैंने 3 लेक्चर पढ़ा चुका है, उसमें से ये मेरा 4 लेक्चर है। और आज लेके आया हूँ प्रमेय 1.2। इस प्रमेय को हमें प्रूफ नहीं करना रहेगा, इस प्रमेय को प्रूफ नहीं करना, बस इस प्रमेय को हमको समझना है आखिर ये प्रमेय है क्या और इसका यूज कहाँ पर पड़ेगा। तो देखो, इस वाली प्रश्नावली में 1.2 वाली प्रश्नावली के पीछे का है ये सब। तो ये प्रमेय क्या कहती है कि मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है। P क्या है? एक अभाज्य संख्या है। यदि P कॉमा a स्क्वायर को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी, जहां a क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। a क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। अब देखो क्या है यहां पर कि बोला गया कि मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है। P कौन सी संख्या है? P क्या है? अभाज्य संख्या है। P अभाज्य संख्या, और यहां पर बोला गया है A क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। A क्या है? धनात्मक पूर्णांक है। देखो क्या प्रमेय कर रही है कि मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है। P क्या है? अभाज्य संख्या है। और बोला गया है P, यदि P a स्क्वायर को विभाजित करेगी, मतलब कि कोई अभाज्य संख्या अगर किसी के स्क्वायर को विभाजित करती है तो फिर क्या बोला है? तो P a को भी विभाजित करेगी, मतलब कि स्क्वायर को हटाने के बाद भी विभाजित करेगी। क्या है? जैसे एग्जांपल में लिया जाए अगर कि अगर 10 के स्क्वायर को अगर 5 विभाजित करता है, जैसे अगर 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 अब बटे के 5, ये कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। कितनी बार में? 20 बार में, ठीक ना। तो अगर किसी के स्क्वायर को कोई संख्या विभाजित करती है तो स्क्वायर हटा देने के बाद बच गया 10 और यहाँ पे 5, तो स्क्वायर हटाने के बाद जो संख्या बचेगी उसको भी विभाजित करेगा। यह प्रमेय कर रही है, यह प्रमेय 1.2 कर रही है कि अगर किसी के स्क्वायर को कोई संख्या विभाजित करती है तो स्क्वायर हटाने के बाद भी जो संख्या बचेगी उसको भी विभाजित करेगा। बस इतना इस प्रमेय का मतलब है। समझ रहा है आप लोग को? बोलो जी ऑफलाइन वाले। ठीक, चलिए आगे बढ़े। देखो यहाँ पे अब हमें करना क्या है, ये जो है प्रमेय 1.3 है। अभी हमने पीछे प्रमेय 1.2 बताया है, यहाँ पे प्रमेय 1.3 है। ये आप लोग के पेपर में, इसमें तो किताब में प्रमेय लिख दिया है कि 1.3 है और ये क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में प्रमेय लिख के नहीं आएगा। हो सके तो ये क्वेश्चन बन जाए, प्रश्न बन जाएगा कि प्रश्न कड़ी में 2 एक अपरिमित संख्या है। इस चीज को हमें क्या करना है? प्रूफ करना है कि कड़ी में 2 एक अपरिमित। देखो कड़ी में 2 अपरिमित संख्या होता है, लेकिन उस चीज को क्या करना है? प्रूफ करना है। अब मैं बता दूं कि तुमको प्रूफ करने में 2 तरह के क्वेश्चन पूछेंगे। कितने तरह के? 2 तरह के। तो पहले उसको देख लो कितने तरह के पूछेंगे। 2 तरह के क्वेश्चन पूछा जाएगा तुम लोग से। आपके पेपर में केवल 2 तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब कौन कौन से हैं? ये पहला है, पहला तरीका रहेगा क्या चीज? कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 4, 5, कड़ी में 7, इस तरह के रहेंगे कि कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 7, इन सबको क्या करना रहेगा? प्रूफ करना रहेगा। और वहीं पे दूसरा तरीका क्या रहेगा? दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि जैसे 3 माइनस रूट में 2, और यहां पर हो जाएगा 5 माइनस 2 रूट में 3, ऐसे 1 बटा रूट में 3, 1 बटा रूट में 5, इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे कि आपस में प्लस माइनस गुणा भाग के रूप में आएंगे, उनको करना रहेगा। एक क्वेश्चन और रहेगा ऐसे 2 रूट में 3, ऐसे आपस में मिलजुल के आएंगे, गुणा के केस में, प्लस के केस में, माइनस केस में। तो ये अपना एक अलग तरीका होता है।
और ये अपना सिंगल सिंगल लेंगे, कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 4, कड़ी में 5, कड़ी में 4 नहीं रहेगा, कड़ी में 5, कड़ी में 7, ये अपना एक अलग तरीका होता है। तो 2 तरह के आपका पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं हर साल बोर्ड में पूछे जाते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा। और कोई जरूरी नहीं कि ये सबका अलग अलग होगा, ये जैसे मैं कड़ी में 2 बताऊंगा, सेम प्रोसेस कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 7 के लिए भी लगेगा। मतलब कि अगर तुम 1 सीख लोगे, कड़ी में 2 सीख लोगे, तो कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 7 ये सब आप आसानी से कर लोगे। क्या कर लोगे? आसानी से कर लोगे। चलो आओ देखते हैं। यह कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसे हमें प्रूफ करना है। तो अपरिमेय प्रूफ करना है तो इसे सबसे पहले क्या मान लेंगे? परिमेय। उसका उल्टा मानते हैं, जो चीज प्रूफ करना रहता है उसका क्या करते हैं? उल्टा मान लेते हैं। ध्यान से समझो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। और ये बहुत बार, मतलब हर साल लगभग एक क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे कड़ी में 2 आ जाए, चाहे कड़ी में 3 आवे, चाहे कड़ी में 5 आवे, चाहे कड़ी में 7 आवे, ठीक ना। तो एक क्वेश्चन तो आना अनिवार्य है, और कोई बहुत कठिन नहीं, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा ये वाला। कड़ी में ये जो बताया अभी, ये कहां गया? ये वाला। ये जो है भले सिंगल है तो कैसे, भले सिंगल है तो कैसे, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा पड़ेंगे। और ये जो है साथ में आते हैं सबके, ये थोड़ा छोटा है उनकी अपेक्षा। आप कहोगे कि सर ये तो लग रहा है कि कठिन लग रहा है, ये आसान लग रहा है, तो दरअसल ये थोड़ा सा लंबा है, ये थोड़ा सा छोटा। कोई कठिन नहीं है, नहीं कोई आसान है, सब अपने जगह पे सही है, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे कैसे प्रूफ करेंगे कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। कड़ी में 2 अपरिमेय प्रूफ करने से पहले हम इसका उल्टा मानेंगे कि कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या। मानेंगे इस बात को क्या करेंगे? मानेंगे कि कड़ी में 2 क्या है? परिमेय संख्या है। तो कड़ी में यहां पर लिखेंगे माना कड़ी में 2 एक परिमेय कड़ी में 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। कड़ी में 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब जब कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या हो जाएगी, तो यहां पे परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जो परिमेय होती है उसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहां पे लिखेंगे, यहां पे इसको कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए कड़ी में 2 को लिख सकते हैं P/Q। जब परिमेय है तो परिमेय को बटे के रूप में लिखा जा सकता है। और यहां पर बोलेंगे चूंकि जहां, और परिमेय का नियम कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो लिखेंगे जहां Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और क्या हो जाएगा? P व Q सह अभाज्य हैं। सह अभाज्य है। अच्छा, सह अभाज्य का मतलब क्या होता है? सह अभाज्य का मतलब होता है कि इनका HCF कितना होगा? 1 होगा। HCF कितना? सह अभाज्य का मतलब होता है इनका HCF कितना होगा? 1 होगा। और यहाँ पे जब कड़ी में दो एक परिमेय संख्या तुमने मान लिया, तो कड़ी में 2 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और नीचे 0 नहीं होना चाहिए, प्रमेय का नियम है। प्रमेय कहता है कि नीचे 0, हर में 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने लिखा जहां Q बराबर 0 नहीं होगा। और ये P और Q क्या है? P व Q सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब होता है कि उन दोनों P और Q का HCF 1 होगा, ठीक ना। अब देखो यहां पे क्या करेंगे, इसको इस पार भेज देंगे, तो डिवाइड में तो जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हो जाएगा √2Q बराबर P। अब यहां पे Q बराबर जब करेंगे तो ये अगर P और ये गुणा में दे जाएगा, भाग में हो जाएगा कड़ी में 2। अब क्या करेंगे? दोनों का वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे? वर्ग करेंगे, तो लिखेंगे दोनों का, ऐसे लिखो वर्ग करने पर डायरेक्ट, वर्ग करने पर। तो जब वर्ग करोगे तो यहां पर हो जाएगा Q का स्क्वायर बराबर
इधर हो जाएगा p का स्क्वायर, आप बटे में इसका स्क्वायर वर्ग करोगे तो डायरेक्ट बस 2 बच जाएगा, और इसे बोलेंगे समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 दे देंगे। अब यहां पे इसको हम कर सकते हैं कि अब बताओ कि ये सभाज्य है, और ये हमने माना है कि करड़ी में 2 क्या है, परमेय संख्या। अच्छा, परमेय होता क्या है, जिसको तुमने परमेय माना है वो परमेय लेते कहां से हैं, पूर्णांक में से लेते हैं। परमेय संख्या क्या होती है, देखो परमेय संख्या कहां से लेते हैं, पूर्णांक में से लेते हैं, पूर्णांक में से लेते हैं। अब बताओ जब हमने इसको परमेय मान लिया, इसका मतलब ये p और q, यहां पर लिखा भी गया है p और q क्या है, सभाज्य है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर q लिखेंगे पहले, चूंकि q एक पूर्णांक है, क्योंकि q एक क्या है, पूर्णांक है, इसलिए अगर q पूर्णांक है तो उसका स्क्वायर करने पर भी पूर्णांक ही होगा। जैसे अगर 2 पूर्णांक है तो अगर 2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना के 4, मतलब 4 भी तो पूर्णांक होगा। जो संख्या पूर्णांक होगी अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो वो संख्या भी क्या होता है, पूर्णांक होता है। अब यहां पर देखो q एक पूर्णांक है, इसलिए q स्क्वायर भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। q स्क्वायर भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। थोड़ा जगह बना लें, q स्क्वायर भी क्या होगा, पूर्णांक होगा, ठीक ना। अब जब q स्क्वायर भी पूर्णांक होगा तब बताओ q स्क्वायर जब पूर्णांक होगा तो उसके बराबर में आने वाला ये भी क्या हो जाएंगे, पूर्णांक हो जाएंगे। और जब ये पूर्णांक हो जाएंगे तो यहां पे लिखेंगे चूंकि, इसलिए p स्क्वायर 2 से भाज्य होगा, p स्क्वायर क्या होगा, 2 से भाज्य होगा। अभी प्रमेय बता के आया हूं कि अगर किसी का स्क्वायर किसी संख्या से भाज्य है तो स्क्वायर हटाने के बाद भी वो संख्या भाज्य होगी। अभी प्रमेय बताया था यहां पर, देखो अगर स्क्वायर 5 से भाज्य है, 10 का स्क्वायर 5 से भाज्य है तो स्क्वायर हटा देने के बाद जो संख्या बचेगी वो भी 5 से भाज्य होगी। तो वही बात यहां बोला गया है कि यदि p स्क्वायर 2 से भाज्य है, इसलिए p स्क्वायर को हटा देने के बाद p बचेगा, p भी 2 से भाज्य होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बताओ किसी कोई दिक्कत है, नहीं ना, आगे बढ़े, ठीक है। चलो अब क्या हो गया, p भी 2 से भाज्य होगा। अब बताओ जब p में 2 से भाग जाएगा, जब p में 2 से भाग लगाओगे तो कुछ ना कुछ आएगा ना। जब p में 2 से भाग लगाओगे तो कुछ ना कुछ आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। जब p में 2 से भाग लगाओ तो हम मान लेते हैं यहां पे क्या आएगा, k1 आएगा, क्या आएगा, k1 आएगा। अब यहां पे करेंगे p बराबर, इसको उस पार भेज देंगे तो हो जाएगा 2k1, और इसे समीकरण नंबर 2 नाम देंगे, ठीक। जब समीकरण नंबर 2 हो जाएगा तो क्या करेंगे, p का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो यहां पे लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है यहां पर, q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, p की जगह पर 2k1 और उसका स्क्वायर करेंगे। अब बटे में 2 चल रहा है, चलने दो, तो q स्क्वायर बराबर 2 दूना के 4, k1 का
स्क्वायर अब बटे में 2, यहां से 2 से काटेंगे, 2 दूना के 4, तो यहां पर हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर 2k1 का स्क्वायर, 2k1 का स्क्वायर, समझा रहे, 2k1 का स्क्वायर। अब 2 को इस पार भेज दो, यहां पर हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटे में 2, गुणा में इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, अब बराबर k1 का स्क्वायर। अब यहां पे क्या करेंगे, देखो जैसे यहां पर लिखा है पी स्क्वायर, पी पूर्णांक है तो पी स्क्वायर भी 2 से भाज्य, वही सब प्रोसेस यहां पे फिर लिखेंगे। अब बताओ, चूंकि क्यों एक पूर्णांक है, क्यों क्या है, पूर्णांक है, तो जब क्यों पूर्णांक है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। तो इसलिए क्यों स्क्वायर भी पूर्णांक होगा, क्यों स्क्वायर भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। वही काम यहां पे देखो किया है कि P एक पूर्णांक है तो P स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। और फिर यहां पे बोला गया कि P स्क्वायर यदि 2 से भाज्य होगा तो स्क्वायर हटाने के बाद P भी 2 से भाज्य होगा। वही काम यहां करके अगर क्यों स्क्वायर 2 से भाज्य होगा यदि, तो यहां लिखेंगे इसलिए क्यों स्क्वायर 2 से भाज्य होगा, है ऐसे लिखो, है इसलिए क्यों भी 2 से भाज्य होगी, ठीक ना। अब जब क्यू स्क्वायर 2 से भाज्य होगा तो क्यू में 2 से तुम भाग लगाओगे तो जैसे यहां पे P में 2 से भाग लगाओ K1 आया है, कुछ भी आ सकता है वहां पे, तुम मान लेना। तो P में जब 2 से भाग लगाओ K1 आया, हमने मान ला है, तो यहां पर अगर Q में, ये क्या हो रहा है, अगर Q में 2 से भाग लगाएंगे तो मान लेते हैं क्या आएगा, K2 आएगा। और फिर यहां पर हो जाएगा Q बराबर, ये इधर जाएगा गुणा में हो जाएगा 2k2, क्या हो जाएगा 2k2, और इसका नाम देंगे समीकरण नंबर 3, 3 ना, 1 2 और 3 ऊपर, चलो ठीक है, रहने दो, 3 सही है, ठीक ना। तो क्यों बराबर 2k2, कोई दिक्कत है अभी, यहां तक किसी कुछ पूछना है, नहीं पूछना है। अब देखो समीकरण 2 व समीकरण 3 को थोड़ा गौर से देखना, क्या लिखा गया, P बराबर 2k1 और यहां पे Q बराबर 2k2। जैसे थोड़ा सा यहां पे देखो लिखा गया है P बराबर 2k1 और यहां पे Q बराबर कितना आ गया है, 2k2। देखो ना, P बराबर 2k1 और Q बराबर 2k2 आया है, आया कि नहीं आया। तो यहां पर दोनों में 2 क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया, मतलब कि क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, HCF कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और हमने शुरू में क्या माना था कि जहां P व Q सह अभाज्य है, और सह अभाज्य का मतलब होता है कि उनका HCF 1 होगा। हमने माना था कि सहभाज्य है अर्थात उनका HCF 1 है, और जब हल करते करते आ रहे हैं यहां पर तो लास्ट में पता चला कि HCF 2 है। तो उस कथन का विरोधाभास उत्पन्न, मतलब विपरीत हो गया कि नहीं हो गया, जो हमने माना था वो कथन गलत हो गया कि नहीं हो गया। हमने माना था 1 और आ गया यहां पर 2, तो जो हमने माना था वो बात गलत है कि नहीं गलत है। तो हमने तो माना था कि यह परमेय, तो मतलब वो परमेय तो हमने गलत माना था, तो अब उसका उल्टा क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो यही सब बात वहां पे लिखना रहेगा। चलो लिख के दिखाते हैं।
तो लिखेंगे यहां पर समीकरण 2 व समीकरण 3 से स्पष्ट है कि समीकरण 2 व समीकरण 3